ऐसा है कि सफलता का प्रतिशत क्या होगा? अमीर लोग जब लड़ते हैं तो 80% सफलता का प्रतिशत रहता है। जो गरीब आदमी है, जो सदियों से एकदम चुप रहा है, वो लड़ेगा तो उसको बहुत सारे अवरोध होते हैं। जो मैंने आप 50 साल से आपने बोलना शुरू किया, आप 1000 साल और 5000 साल से आप खामोशी से सब झेल रही थी। आप संविधान आपके आने के बाद, अम्बेडकर साहब की इस योगदान के बाद आपने अपनी बात कहना शुरू किया, तो अगर 10 में 1 केस भी आप कामयाब हो रही है तो समझिए कि कामयाबी हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो गई। आप लड़िए, ऐसे भी समाज कहाँ हमको सम्मान दे रहा है? कौन दरोगा हमको इज्जत से बैठने को कह रहा है? हम बताएं आपको, इलाहाबाद में कौशाम्बी एक जनपद है, एक दलित नेता मयमा बहन जी के जमाने में आकर दरोगा जी थे, नहीं आकर कुर्सी पर बैठी थी। दरोगा जी आए, हाँ बताओ, तो उसने कहा ये है। तो दरोगा जी ने जो है उसकी कुर्सी को मारा, 1 लाख जो अखबार में छपा, 1 लाख मारा। जो गाली दिया होगा तो अखबार में छपेगा नहीं। और कहा कि मायावती बन गई हो, आकर बिना पूछे कुर्सी पर बैठ गई हो। तो जहां पर सत्ता है वहां पर यह अपमान है। तो आप इसको न सोचिए कि नहीं होगा तो क्या होगा। आपका बोलना जो है, आपका प्रतिरोध ही समझिए एक समय में इतिहास में दर्ज होगा कि आपने बोला इस चीज को। और बाकी अगर अधिवक्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है आपके सपोर्ट में, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर बाजी उन्हीं के हाथ में रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कानून है, उसमें ताकत है, उसको सही ढंग से लागू करने की टीम रहेगी तो उसमें कामयाबी मिले। लेकिन ये कभी नहीं मान के चलना चाहिए कि जो भी लड़ेंगे सब आप रखेंगे। अवधेश जी, हमारे दोस्त जो मंच पर बैठे हुए हैं, सुब्रा जी, आराधना जी, उपस्थित साथी, मैं सिंगरौली से आया हूँ। सिंगरौली 2 हिस्से में है, जैसे भोपाल, नया भोपाल, पुराना भोपाल, इसी तरह 2 हिस्से में बटा है। उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। वहाँ 1960 में रहत मान, उसमें 146 गाँव है। उस वक्त लोगों ने ये समझा देश की आज़ादी के तुरंत बाद का ये विकास था। जैसे राउरकेला में, भिलाई में, पंजाब में भाखड़ा, तो लोग समझते थे कि ये देश के लिए, तो कोई खास विरोध नहीं हुआ। जैसा भी चाहा उसमें नेहरू जी इस तरह के विकास, आधुनिक तीर्थ कहें, ये सब आधुनिक मंदिर है, तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी कि ये हम राष्ट्र के लिए कुछ दान करते हैं। हट गए। दूसरे दौर में जब ये परियोजनाएं आई, एनटीपीसी, कोल इंडिया, तो लोगों को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम देश के विकास के लिए स्वाहा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय भी थोड़ी बहुत जास्तियां हो गई, लेकिन आगे पीछे इनको देखा गया। तीसरा दौर जो ये आया भूमंडलीकरण, उदारीकरण के बाद, उसकी हालत क्या है? ये अभी आराधना जी जब हम यहाँ आए तो उस वक्त छोड़ रहे थे, वो भाई साहब जो बोल रहे थे दलित को लेके, मुझे लगता है कि बात इसकी नहीं है कि जो लोग इसमें आ रहे हैं, दलितों की बात उठा रहे हैं, वो सब अलग अलग हो सकता है। वो मामला है, एक कहना चाहिए कि समृद्ध जीवन कैसे बने, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोगों के टाइम में जब आए थे तब ये मान के चला जाता था कि राजनीति में जाएंगे, सामाजिक जीवन में जाएंगे तो इसमें कष्ट हो गए। ऐसा नहीं होता था। घर में जाते थे तो बहुत डांट मिलती थी, कोई साथी को 1 कप चाय पिलाना भी मुश्किल होता। आज जब एनजीओ में काम करते हैं, घर जाते हैं तो साहब कह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा लगता है। तो राजनीति में, सामाजिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, माना ये जाता है
कि आपका जीवन औरों से भिन्न होगा, आप दिखाई दो कि आप राजनीति में काम करें। तो आज एनजीओ में जो लोग आए हुए हैं उनमें उस दौर में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन था, उसके बाद 80 में लोग आए तो उस समय ये सब बातें थी कि आप मार्क्सवादी हैं कि अम्बेडकरवादी हैं कि गांधीवादी हैं। अब कोई बहस नहीं, अब तो सीधे सीधे कारपेटवादी। स्वाभाविक उनको जरा सा लज्जा नहीं आती कि हम सोने की अंगूठी पहने, उनको ये भी लज्जा नहीं आती कि हम इसी गाड़ी में चल रहे हैं। वो जेब में हवाई टिकट इस तरह से रखते हैं जैसे चेकबुक। तो कौन को करे? ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे नेता को हम जिनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, नेताओं पे लगभग गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बात अगर उसी तरीके से सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले का भी बनता है तो ये तो शर्मनाक ही है। जो भाई साहब कह रहे थे कि दलितों का आप नाम न लीजिए, आपका लड़का ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, वो बात यही है, वो कोई सेवा के लिए नहीं आए। तो वही बात दलित संगठन में भी लागू होती है कि क्या हम, एक राजकिशोर का लेख था कि बाबा साहब के पास में कितने करोड़ रुपए थे। तो बात तो यही है कि हम दलित के लिए, आदिवासी के लिए या कमजोर वर्गों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा। ये तो नहीं हो सकता है कि हम जो आजकल फैशनेबल भाषा में लोग बोलते हैं 5 स्टार जीवन, तो सभी को देख के लगता है कि यार ये ठीक से इसने कोई कॉलेज वगैरह की डिग्री भी नहीं लिया, एनजीओ खोल लिया और उसमें से तो बहुत बढ़िया इसका जीवन है। तो सभी को लगता है तुरंत कोई खतरा भी नहीं है, गया रजिस्ट्रेशन कराया, इधर उधर से दौड़ धूप के कुछ फंड ले आया, काम करने लगा। इसमें क्या आश्चर्य है, तो हो ही रहा है। तो हम उनसे अलग दिखें, इस पे तो बात होनी चाहिए। खैर, ये तो बहुत लंबी बहस है, क्योंकि उसमें हम आ रहे थे तब ये सुन रहे थे कि ऐसा ऐसा ना करें। तो ये चारों तरफ है, खाली अकेले उन्हीं भर की बात नहीं है, सभी के लिए बात है कि हम कैसा वो करते हैं। तो अभी मैं सिंगरौली का जिक्र कर रहा था। हम सिंगरौली का जिक्र इसलिए कर रहे थे कि उस समय आजादी के बाद नेहरू जी का पूरा आकर्षण था इस तरह के उद्योग धंधे के प्रति। फिर उसके बाद दूसरा राउंड आया जिसको मैं बता रहा था कि एनटीपीसी कोल इंडिया आया उस समय। ये जो दौर आया कारपोरेट वाला, उसकी एक बारीकी मैं आपको बता रहा हूं। पेपर कटिंग है, ये भास्कर में 9/5/2013 को छपा है। दैनिक जागरण में भी इसी तारीख को छपा है। भास्कर में लिखा है, वसूली में लिप्त फर्जी टीवी रिपोर्टर सहित 3 धराए। कोतवाली क्षेत्र रिलायंस कोल ब्लॉक मुहेर के सुरक्षा अधिकारी कैप्टन निर्मित सिंह ठाकुर की रपट पर कथित टीवी रिपोर्टर देवेंद्र संजय अनिल कुशवाहा के विरुद्ध धारा 447, 327, 294, 420, 506, 34 का प्रकरण दर्ज कर आज चालान किया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए थे। तत्संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी बनाए गए कथित रिपोर्टर बीते 7 मई को कंपनी की साइट पर जाकर संविदा एजेंसी के अधिकारियों को धमकाया एवं मारपीट की, वहीं नकदी मांग की तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में जबरिया घुसकर काम में व्यवधान डाला था। आरोपी संजय अनिल के द्वारा कई मर्तबा जबरिया नकदी वसूलने की भी शिकायत सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से, ऐसा उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया था। विवेचना के दौरान कोई अधिकृत पत्र आरोपीगण नहीं दे सके। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस पूरे दिन खास भ्रम में रही कि आरोपीगण प्रेस अथवा टीवी न्यूज चैनल से जुड़े हैं कि नहीं। जनसंपर्क कार्यालय से एवं जिले के खबरनवीसों से भी कोई परिचित नहीं पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करना पड़ा। उधर आरोपी बनाए गए देवेंद्र ने बताया कि हम लोग संतोष नामक श्रमिक संतोष सिंह नामक मृत श्रमिक की जानकारी लेने गए थे, जहां पर कंपनी के अधिकारीगण हाथापाई किए, वहीं नकदी एवं कैमरा छीना। इस घटना की शिकायत भी थाने में दे दी। और दूसरे अखबार में भी इसी तरह के रौब झाड़ते फर्जी चैनल संवाददाता हवला था। अब उसके पास में जो एक परिचय पत्र था, उसकी ये फोटो भी उन्होंने छापी। अब फिर उसी के 2 दिन के बाद में अखबार में आया
कि पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। मैडम, अमलोरी रिलायंस के मुहेर क्षेत्र में पत्रकारों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई केस को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने गंभीरता से लेते हुए एएसपी को ज्ञापन दिया। एएसपी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए तथा पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष सुनील सिन्हा के नेतृत्व में 30 पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को सिगरौली के एसपी जयदेवन से मिला। पत्रकारों ने अमलोरी स्थित रिलायंस के शासन पावर लिमिटेड के कोल ब्लॉक अमलोरी मोहर क्षेत्र के कथित वसूली के आरोप में टीवी 24 के रिपोर्टर तथा कैमरामैन पर दर्ज मुकदमे पर बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। एसपी जयदेवन ने स्वीकार किया कि एक पक्षी कार्रवाई के तहत पत्रकारों को जेल भेजा गया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई करने का दिलासा दिया। प्रत्येक मंडल ने दिनेश उन लोगों के नाम दिए हुए हैं। ये मैंने इसलिए किया कि आज पत्रकारों की हैसियत से सभी कोई वाकिफ, चाहे कोर्ट हो या राजनीतिक दल हो, सभी लोग, लेकिन ये कंपनियां उनसे भी नहीं डरती है। ये लोग गए थे, संतोष नामक जो श्रमिक मर गया था उसकी रिपोर्टिंग के लिए गए, और वहां जाने पे क्या होता है ये उसका एक नमूना कि उनको तमाम धाराओं को उठा के बंद कर दे कि आपकी ये हिम्मत, हमारे यहाँ कलेक्टर आके खड़ा रहता है, आप ये हाल है कि आप कवरिंग करने के लिए आएंगे, आप बिना उसकी सूचना दी, बताइए कवरिंग के लिए गया, वो सूचना दे के जाएगा, वो सूचना दे के जाएगा, वो कह के जाएगा। हालत यह है कि रिलायंस पावर में सिगरौली में 400 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। जिस समय वो गिरते हैं तो पता नहीं चलता कि उनके कितने टुकड़े हुए, और उनको भर के बोरे में और नीचे बालू की रेत में दबा दिया जाता। इसी तरीके से एक मैं और उदाहरण दूंगा कि कैसे इन्होंने वहां पे आतंक फैला रखा है। इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा है। एक मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, सुदर्शन धोबी का। सुदर्शन मात्र ये करते थे कि जो कमजोर लोग थे उनकी जमीन का मुद्दा उठाते थे, ये कहते थे भाई आप पुनर्वास की पूरी व्यवस्था कर दो तब ठीक है, जैसे एनटीपीसी ने किया, कोल इंडिया ने किया, जो सरकार की कंपनी थी, आप कर दो। तो खाली मात्र बहस से इतना क्रोध में आ गए कि उन्होंने उसको कहा कि चल बैठ गाड़ी। तो उसकी औरत ने बताया कि उसका मैं हूबहू पढ़ देता हूं कि क्या उसने कहा। बड़े बड़े नेता लोग आए, हाथ जोड़े रहे, वहां गरज रहे थे, नंगे भूखे कहां से थे, खाना नहीं दिया,